चलिए दोस्तों, सो वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट। नाम क्या दोस्तों इसका? ऑडिट। चलो, तो ऑडिट के अंदर कल अपन ने ऐसे 530 कंप्लीट किया था। याद है क्या आपको? ऐसे अपन ने कुछ पढ़ा था 530 में अपन ने पहले डेफिनेशंस पढ़ी थी, उसके बाद अपन ने सैम्पलिंग का एक प्रोसेस पढ़ा था, और प्रोसेस में अपन ने अलग अलग बातें की थी, लाइक सैंपल के डिज़ाइन की, सैंपल के साइज की, सैंपल के सिलेक्शन की, परफॉर्म करना उसके ऊपर क्या दोस्तों, ऑडिट प्रोसीजर। उसके बाद फिर क्या करना दोस्तों, प्रोजेक्टिंग ऑफ दी नेचर ऑफ दी डिविएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट, प्रोजेक्टिंग ऑफ दी मिस स्टेटमेंट। क्या प्रोजेक्टिंग ऑफ डिविएशन भी था क्या? नहीं, वेरी गुड। इसके बाद अपन ने बात किया था दोस्तों कि भाई उसके बाद आपको इवैल्यूएट करना पड़ता है रिजल्ट्स ऑफ द ऑडिट सैम्पलिंग। एक कंसेप्ट और देखा था अपन ने, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट दोस्तों, सैंपल साइज। तो ये कुछ चीजें जो थी ये अपन ने कल की क्लास में देखी थी। साथ ही साथ अपन ने कल की क्लास में एक और स्टैंडर्ड देखा था। कौन सा स्टैंडर्ड था? 210 का नाम क्या बताएंगे? अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। चलिए, अब देखा जाए तो अपने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं दोस्तों वो कंप्लीट हो गए। मैं जानना चाहता हूं कौन कौन से स्टैंडर्ड्स अपने कंप्लीट हो गए, मुझे बता सकते हैं क्या? इसको थोड़ा सा स्लो कर दीजिए। चलो, पहला कौन सा अपना हो गया बताइए? 200 की अगर बात की जाए तो 200 क्या बताएंगे? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसएस। वेरी गुड। नेक्स्ट अपन ने बात किया था किसके बारे में? दैट इज 210 क्या बोलता है? अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। वेरी गुड। फिर अपन ने बात किया किसकी? 500। ओके, 500 का क्या है? ऑडिट एविडेंस। वेरी गुड। इसके बाद अपन ने बात किया कौन सा? 505 किसके बारे में बात करता है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। वेरी गुड। नेक्स्ट 530 जो किसके बारे में बात करते हैं? ऑडिट सैम्पलिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट, बस इतना ही पढ़ा अपन ने। चलो ठीक है भाई, अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट जो आज हमारी क्लास में हम करने वाले हैं वो है दैट इज ऐसे ओके ऑडिट प्लानिंग के बारे में है। ठीक है, ऑडिट प्लानिंग से पहले अपन एक और स्टैंडर्ड देखेंगे, उसके बाद फिर ऑडिट प्लानिंग वाले पार्ट पे जाएंगे, दैट इज ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ठीक है, इस कंसेप्ट पर आएंगे। मुझे उम्मीद है आपके पास दूसरी बुक्स तो है ना, ओल्ड बुक्स है ना आपके पास? यस, ठीक है, अभी उससे भी काम चल सकता है। ठीक है, आपके पास नहीं है? ओके ठीक है। तो अगर अपन बात करें तो बेसिकली जो न्यू बुक्स है वो आपको अभी मिल जाएंगी। ठीक है, जो कि आज अभी तक के आई नहीं है, हो सकता है आज इवनिंग में आए तो कल मॉर्निंग में आपको मिल जाए। ठीक है, थोड़ा सा ट्रैवलिंग का या जो भी उनका इशू होगा कोरियर का, चलिए वो डिले हो रही है, वहाँ से तो निकल गया है। चलो, तो अभी जो अपन बातें करने वाले हैं दोस्तों वो बात करने वाले हैं ऑडिट वर्किंग पेपर्स के बारे में। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था जिसका नाम था बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एन ऑडिट। कैसा कुछ मैंने पढ़ाया था क्या? चलिए बताएंगे, बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एन ऑडिट, क्या मैंने आपको ये पढ़ाया था क्या? यस और नो? यस। उसके अंदर अपन ने कैसे पढ़ा था बताइए? डिस्को पैर, डिस्को में डी फॉर डॉक्यूमेंटेशन। वेरी गुड। और इसी के ही बारे में अपन यहाँ पर क्या करने वाले हैं? बातचीत करने वाले हैं। सो व्हाट इज दिस डॉक्यूमेंटेशन? डॉक्यूमेंटेशन मतलब वर्किंग पेपर्स। सर वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं? ऐसे पेपर्स जो कि बनाता कौन है? ऑडिटर। किसके रिलेशन में? ऑडिट। ऑडिट के रिलेशन में जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है उस डॉक्यूमेंट को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पे वर्किंग पेपर। बनाता कौन है? ऑडिटर। किसके लिए? खुद ही के लिए, ताकि वो उसके दम पर क्या बना पाए? ओपिनियन। तो ओपिनियन अगर उसको देना है तो इसके लिए उसके पास कुछ क्या होना चाहिए? उसके पास कुछ आधार होना चाहिए। उस आधार के लिए वो रिकॉर्ड्स को तैयार करता है, और यही रिकॉर्ड्स जो होते हैं PPEC के। किसके होते हैं बताइए? PPEC के। सो व्हाट इज P? प्लानिंग। P प्रोसीजर परफॉर्म। E एविडेंस ऑब्टेन। C कंक्लूजन ड्रॉन। तो भाई जो रिकॉर्ड होता है किसका दोस्तों? PPEC का। ये जो रिकॉर्ड जो ऑडिटर तैयार करता है, जिसकी दम पे वो आगे जाकर के ओपिनियन फॉर्म करता है, उसी को ही अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? डॉक्यूमेंटेशन। ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज ऑडिटर की लाइफ छोड़ो, आपकी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको जितनी भी बातें यहां पर बोल रहा हूं, क्या ये आपको एग्जाम तक के याद रहेंगी? बेटा परसों तक याद रह जाए बड़ी बात है, एग्जाम तो दूर है बहुत। तो अगर हम बात करें जितनी बातें मैं आपको बोल रहा हूं वो आपको पूरी की पूरी याद रह जाए, इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। इसीलिए बच्चे क्या करते हैं बताइए? डॉक्यूमेंटेशन। आप क्या करते हैं? आप चीज़ों को बनाते हैं भाई। आप क्या करते हैं? आप अपना नोट्स वगैरह बनाते हैं। नोट्स वगैरह को आप बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं? सजा करके लिखते हैं। तो ये लिखते हैं आप किसके लिए? लिखते हैं अभी क्लास के लिए नहीं है, लिखते हैं एग्जाम्स के लिए। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आपको एग्जाम्स के अंतर्गत
जाना है और एग्जाम्स के अंतर्गत वो सारी चीजें जो कि आपने अभी एग्जाम में पढ़ी हैं, यहां पर बैठ के पढ़ी हैं, उन चीजों को आप क्या करेंगे, वहां जाकर के लिखेंगे। तो लिखने के लिए आपके पास आधार होना चाहिए। अब इतने बल्कि चीजें आपके पास जो कि आपने पूरे ऑडिट में किया होगा, अगर वो चीज को आपको दिमाग में रिटेन रखने की बात की जाए तो नहीं कर सकते, इसीलिए उसका आपका एक लिखित रूप होता है और इसी लिखित रूप का अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या है बेटा, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दोस्तों, PPEC. What is PP? P for planning, P for procedure performed, E for evidence obtained, and C for conclusion drawn. Okay. सर ये क्या बताता है, वो ये बताता है कि भाई जो आपने ऑडिट वर्क किया है ना, वो एज पर दी रिक्वायरमेंट किया। अब पर्पस की बात की जाए तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस सबसे पहला ये होता है कि भैया इसे ऑडिट डॉक्यूमेंट्स को जनरली 2 लोग बनाते हैं, इनफैक्ट 3 लोग बनाते हैं। पहला तो बनाता है भाई सीनियर सीए। कौन बनाता है? सीनियर सीए। अब सीनियर सीए खुद तो ऑडिट करने जाता नहीं है, तो वो भेजता है अपने किसी पर्सन को, जिसे अपन बोलेंगे एंगेजमेंट पार्टनर। क्या बोलेंगे? एंगेजमेंट पार्टनर। और उसके नीचे होते हैं आर्टिकल। अपन लोग दिहाड़ी मजदूर बेटा, अपन लोग कहां का जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं और ऑफिस से फिर क्लाइंट की प्लेस पे जाते हैं। तो ये 3 लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। इन तीनों के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का लेवल अलग अलग है। सीनियर सीए जो है वो डॉक्यूमेंट तैयार करके बता देता है भैया एंटरप्राइज कैसी है, कौन कौन सी जगह पर ध्यान देना है, कौन सी जगह मटेरियल है, कौन सी जगह मटेरियल नहीं है, कितना चेकिंग करना है, कितना चेकिंग नहीं करना है, ये सब कौन बता देता है? सीनियर सीए। फिर वो जो लीडर जाता है वो थोड़ा और अंदर की बातें बता देता है। वो बता देता है ठीक है भैया, अपन जब सेल्स को चेक करेंगे तो इतनी चीज़ें चेक करेंगे और उसमें से ये चीज़ों को ही चेक करेंगे। मतलब क्या क्या चेक करना है, ये दिमाग लगाने का काम आर्टिकल का नहीं है। ये कौन चेक करता है, ये कौन बता देता है? एंगेजमेंट पार्टनर। तो एंगेजमेंट पार्टनर ऐसा मुंह से बताएगा कि बेटा ये चेक कर लेना। क्या आपको याद रहने वाला है? नहीं, खुद एंगेजमेंट पार्टनर को याद नहीं रहने वाला, क्योंकि एंगेजमेंट पार्टनर क्या एक कंपनी का ही लीडर होगा क्या? नहीं ना, उसके अंडर 10-15 ऑडिट आते होंगे, वो 10-15 ऑडिट को एक साथ देख रहा होगा। अब टाटास भी देख रहा है, बिरलास भी देख रहा है, रिलायंस भी देख रहा है, अदानी भी देख रहा है, अंबानी भी देख रहा है। सब जगह की वर्किंग अलग अलग है, सबके इंटरनल कंट्रोल अलग अलग है, तो सबके उसमें चेक करने का तरीका भी अलग अलग होगा। तो इस वजह से क्या बोल दिया गया भैया यहाँ पे, कि भैया यहाँ पे बोल दिया गया है कि भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले असेस करता है एंगेजमेंट टीम को टू प्लान एंड परफॉर्म दी ऑडिट। भाई प्लानिंग और परफॉर्मिंग ऑफ द ऑडिट इसके थ्रू हो जाती है। द मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम को डायरेक्ट करना, सुपरवाइज करने में हेल्प करता है। डायरेक्ट करना मतलब भाई किसका क्या काम रहेगा, ठीक है। सुपरवाइज करना कि वो अपने काम को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रिव्यू करना कि उसने जो काम किया क्या वो सही किया है या नहीं किया। तो उसके काम को डीएसआर करने में भी ये क्या करता है बताइए, ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन मदद करता है। ओके, नेक्स्ट, किसको क्या काम दिया था, क्योंकि वो हमारे डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, तो कल के दिन उस काम के लिए वही इंसान क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल, लाइबल, अकाउंटेबल। तो वही चीज बोल दी है, इट इनेबल्स द एंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क। नेक्स्ट, फिर आज अगर हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया है, क्या ये डॉक्यूमेंट के दम पर आगे के भी ऑडिट्स हो सकते हैं? आगे भी ये डॉक्यूमेंट हेल्प करेगा क्या, कि बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा? करेगा। कई बार आपने 11th क्लास की कॉपी को संभाल के रखा था 12th क्लास में आने के बावजूद भी, क्योंकि आपको लगा था कुछ कुछ जर्नल एंट्री भूल जाएंगे, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स भूल जाएंगे, तो उसके लिए अपन इसको उठाएंगे। तो यही है, इट रिकॉर्ड्स ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट। फिर अगर बात की जाए दोस्तों, ध्यान से समझना, आज अगर मान लीजिए दोस्तों एक इंसान अगर कोई भी गलत काम करता है तो किसका नाम खराब होता है? कोई भी इंसान बेटा, इंसान, हाँ, मम्मी पापा, वेरी गुड बेटा, बहुत सही। आप एक इंसान है, आप गलत काम तो कर ही रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप मुझे बताइए किसका नाम खराब हो रहा है बेटा? मम्मी पापा का। वैसे ही अब इंसान छोड़ करके हम बात करेंगे सीए की। अगर सीए गलत काम करेगा तो किसका नाम खराब होगा? आईसीआई। सीए की मम्मी आईसीआई बेटा, आईसीआई का नाम खराब होगा। तो आईसीआई हमेशा ये चाहता है कि जब सीए काम करे तो वो काम अच्छा हो। अब सीए तो सर वैसे अच्छा काम करेगा, इतना पढ़ लिख करके सीए बना है तो नहीं, कई बार वो लोग क्वालिटी को ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से आईसीआई का नाम खराब होता है। अच्छा, आईसीआई के अलावा सीए के गलत काम करने से किसका नाम खराब होगा? सीनियर सीए, वेरी गुड, फर्म का नाम खराब होगा। आज अगर मैं बात करूं सत्यम केस की, सत्यम केस के अंदर 2 सीए इन्वॉल्व थे। पहला थे तल्लूरी
और दूसरे थे एक और साहब, क्या नाम है उनका, नाम भूल गया, कोई साउथ इंडियन नाम था बेटा, काफी बड़ा नाम था, ठीक है। आइए, तो अगर अपन बात करें तो एक है तल्लूरी साहब और एक और थे श्रीनिवासन साहब। हाँ, श्रीनिवासन साहब और तल्लूरी साहब, ये दो सीए ने जो कि किसके पार्टनर थे, पीडब्ल्यूसी के। इन लोगों ने सत्यम कांड में सत्यम की मतलब रामलिंग राजू की मदद किया और गलत रिपोर्ट दिया, लोगों का पैसा डुबा दिया। 7,000 करोड़ का स्कैम था 2008 में। अब नाम किसका बर्बाद हुआ, तल्लूरी साहब और श्रीनिवासन साहब का? नो, नाम खराब हुआ पीडब्ल्यूसी का। इट वॉज बैन फॉर 2 years इन इंडिया। पीडब्ल्यूसी को 2 साल के लिए बैन कर दिया था इंडिया में। नाम बर्बाद हुआ पीडब्ल्यूसी का, काम किया पार्टनर लोगों ने। इसीलिए अब ये पार्टनर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। अब ये कैसे चेक करेंगे बताइए, पार्टनर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं? उसी के काम को दोबारा चेक करने का तो हमारे पास टाइम नहीं है ना। समझ में आया कि नहीं है? तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। सोचो, प्रतीक सर बहुत साल से पढ़ा रहे हैं और अब नाटा क्लासेस का एक ब्रांड नेम उन्होंने बना दिया, मुझे नौकरी पे रखा नाटा को। बोले भाई तुम बैच पढ़ाओ। अब वो जानना चाहते कि मैं बैच में अच्छे से पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। तो चलो ठीक है, स्टूडेंट से पूछेंगे, वो तो अपनी जगह है, लेकिन स्टूडेंट भी हो सकता है डर के मारे कि सर आकर के बैठ जाएंगे, इसलिए क्या कर रहे हैं, बच्चे तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अब वाकई में मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ कि नहीं? बच्चों का अपना एक अलग ठीक है, लेकिन हमारा भी एक तो एक होता है ना कि यार एक बच्चे को पढ़ाते समय रिवीजन कराना है, लेक्चर्स लेना है, चार्ट्स बनवाने हैं, बुक्स देना है, टाइमली बुक्स मिलनी चाहिए। क्या ये सब हो रहा है कि नहीं? अब उसको देखने के लिए प्रतीक सर आपके पास आएंगे, आपसे बोलेंगे बेटा अपनी कॉपी दिखाओ, बस कॉपी बनाई है, हाँ बेटा अच्छे से चार्ट वार्ट बहुत अच्छे बनाए, अच्छा अरे वाह, क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हुई है, अरे वाह, रिवीजन नोट्स भी बनवाए, अरे वाह, मतलब कि तैयारी अच्छे से कराई जा रही है। फिर उन्हें मेरे टीचिंग के ऊपर क्या नहीं है बेटा, डाउट नहीं है। वैसे ही एक सीए ने अच्छा काम किया कि नहीं, अगर उसकी फर्म को चेक करना है तो वो उठा के बस उसके क्या मांगेंगे, वर्किंग पेपर। हाँ भाई डॉक्यूमेंट ले गया, अरे वाह प्लानिंग बनाई थी बहुत अच्छे यार, अरे वाह अच्छा सेल्स में ये गड़बड़ी मिली, वेरी गुड, परचेज में ये गड़बड़ी मिली, ओके, सैम्पलिंग तुमने इस तरीके से की थी, वेरी गुड, अपनी टीम को इस तरीके से समझाया, वेरी गुड, टीम के अंदर ऐसा ऐसा काम हुआ। ये सारी चीजें जब कोई चेक करेगा तो उसको मन में एक तृप्ति मिलेगी कि हाँ काम सही से हो रहा है। तो मतलब डॉक्यूमेंटेशन का एक और काम हो जाता है, इनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ कंट्रोल रिव्यू, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड इंस्पेक्शन। ये तो मैंने बताया जब एक फर्म का पार्टनर दूसरे फर्म के पार्टनर की चेकिंग कर रहा हूं। लेकिन अभी एक और भी तो नाम खराब होता है ना, किसका नाम खराब होता है, आईसीएआई का। तो आईसीएआई जो कराता है उसे अपन बोलते हैं पीयर रिव्यू। ये कंसेप्ट भी सेम ही है जैसा ऊपर अपन ने पढ़ा, बस अंतर इतना है कि भाई जब प्रतीक सर मेरी चेकिंग करेंगे तो प्रतीक सर नाटक क्लासेस की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर बाहर से किसी कोई चेकिंग करने हमारे यहां पर आए, मतलब आईसीएआई भेज रहा है कि भैया आईसीआई एक सीए को बोल रहा है तुम अपने ही शहर के सीए क्या जाओ और इसका चेक करो सारे ऑडिट करने का तरीका कैसा है, सारे ऑडिट, अगर इसमें 100 ऑडिट है तो 100 ऑडिट का क्या चेक करो, डॉक्यूमेंटेशन, इसने बनाया है कि नहीं बनाया, प्लानिंग सबकी है कि नहीं, परफॉर्मेंस कैसा है, एविडेंस कैसा लिया, ओपिनियन कैसे दिया, हर एक चीज को समझ कर गया। इसे बोलते हैं क्या, पीयर रिव्यू। एक सीए का ऑडिट जब कोई दूसरा सीए करता है। यहां पे दिया एनेबल द कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल रेगुलेटरी रूल्स और अदर रिक्वायरमेंट। तो पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कितने बताइए, कितने पर्पस है बताइए 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 बताइए, 6। पहला क्या बताइए, it assists the engagement team to plan and perform the audit, it assists the member of the engagement team to DSR, enable the engagement team to be accountable for its work, record of matters of continuing significance to future audit, conduct of quality control, and last one external inspection, that is peer review। क्या ये बात समझ में? ओके। अब अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो पेपर्स बनेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, डॉक्यूमेंट्स को 2 नाम से क्लासिफाई किया गया। एक को बोला जा रहा है दोस्तों परमानेंट ऑडिट फाइल और एक को क्या बोला जा रहा है, करेंट ऑडिट फाइल। व्हाट इज परमानेंट ऑडिट फाइल? नाम से क्या लग रहा है, जो हमेशा रहेगी, और हमेशा इसीलिए रहेगी क्योंकि वो हमेशा काम आएगी। मतलब कोई तो भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो इस साल भी काम आ रहा है और अगले साल भी काम आएगा, सेम कंपनी के ऑडिट के लिए, इस साल भी काम आए अगले साल भी काम आएगा। एग्जाम्पल मुझे ये बताओ कि मैंने अभी एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिया, सुनो 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 मेरी बात सुनो ना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिया आप लोगों से, मैं नाटक क्लासेस का ऑडिटर हूँ, आप लोगों से एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगाया कि बताइए भैया आपकी कितना बैलेंस शो हो रहा है नाटक क्लासेस का, आपकी बुक्स में कितना शो हो रहा है, आपकी बुक्स में कितना शो हो रहा है, आप सबने भेजा, उसके हिसाब से मैंने अपना ऑडिट कंप्लीट कर लिया। जो रिस्पॉन्स आपके लेटर के आए हैं यही मेरे लिए सबूत बन जाएंगे ना अगले साल भी? नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे?
अगले साल बैलेंस अलग हो जाएगा, अगले साल हो सकता है आपका कोई नामो निशान ही ना हो हमारी बैलेंस शीट में। भाई आज हो क्योंकि आज स्टूडेंट हो, आज आपने एडवांस पैसा दिया हुआ है, आप हमारे क्रेडिटर शो कर रहे हो, एडवांस दिया ना आपने पैसा, हमने पूरी सर्विस नहीं दी। अगले बार बैच खत्म, आप गायब, आप क्रेडिटर की लिस्ट से भी गए क्योंकि हमने सर्विसेज दे चुकी है। यस और नो? तो आप मुझे बताइए दोस्तों, ऐसे केस के अंतर्गत अगर देखा जाए तो अगले साल ये सेम चीज काम आने वाली नहीं है, तो ये सिर्फ इस साल ही काम आ रही है, इसे बोलेंगे करंट ऑडिट फाइल। और जो चीज ऐसी होगी जो अगले साल भी काम आएगी उसे अपन क्या बोलेंगे? परमानेंट ऑडिट फाइल। एग्जाम्पल एओए, क्या बेटा? एओए, व्हाट इज एओए? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या लिखा रहता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ कंपनी। अब कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे, हो सकता है आज मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लिया है, कल वापस से मुझे कोई बात समझनी थी, यार ये रूल्स सही लिखा है कि नहीं लिखा है, इन्होंने काम सही किया है कि नहीं, क्या अगेन मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन देखने पड़ सकते हैं? तो ये मुझे इस साल ही पढ़ना चाहिए, फेंक देना चाहिए कि अगले साल भी काम आ सकता है? अगले साल भी काम आएगा। नाटा क्लासेस ने 20 करोड़ का लोन लिया है बेटा, हम 2 साल में पे कर देंगे? बोलो हाँ। नहीं पे कर पाएंगे, आप तो जानते हैं मेरी गरीबी बेटा। तो ऑब्वियसली बात है, ऑन दैट बेसिस मैं 20 साल के बाद पे करूंगा, 30 साल के बाद पे करूंगा। अब 30 साल के लिए बैंक से एक शेड्यूल मिलता है, जब लोन लेने जाओ ना तो बैंक वाला खुद बता देता है अपने धंधे को देख करके कब कब तुमको कितना पैसा हमें ला करके देना है, बैंक वाला बता देता है। जैसे मेरे को बोलता है भैया सुन, तू ना अप्रैल में जून में बहुत पैसा देगा, जुलाई अगस्त सितंबर कम दे देना, चल जाएगा। फिर बोलता है नवंबर दिसंबर जनवरी ज़्यादा देना पड़ेगा। फिर बोलता है ऐसा, इसने मेरा बना के रखा है बैंक वाले ने। क्यों? मेरी इनकम के हिसाब से। भाई मैं बस अप्रैल में जून में बहुत पैसा आता है, तो ऑन दैट बेसिस ने बोला ज़्यादा 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 क्या ले लो? प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। फिर हमारा सूखा मौसम आ जाता है बेटा, अगस्त सितंबर अक्टूबर एकदम सूखा सूखा चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है उस समय वो पैसा कम लेते हैं, ताकि भाई मैं भी चलता रहूँ, नहीं तो मैं ही बैंक करप्ट ना हो जाऊँ कि बैंक वाले के चक्कर में बैंक करप्ट हो गया, बैंक वाला भी बैठा मैं भी बैठा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए पूरा स्ट्रैटेजिकली बनता है। तो अब उन्होंने मुझे बताया कि भैया अप्रैल मंथ में तुमको 4 लाख रुपए महीना देना है, मई में तुमको 4 लाख देना। अब इस 4 लाख में कुछ अमाउंट प्रिंसिपल का, कुछ अमाउंट इंटरेस्ट का है। ये शेड्यूल पहले से ही पता 30 साल का मिल जाता है मुझे। हाँ वो बीच में चेंज भी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आज अगर एंट्री हो रही है मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो जनरली शेड्यूल के हिसाब से ही हो रही होगी। बोलो यस और नो? यस। तो आज ये जो शेड्यूल जो कि मुझे बैंक से ऑडिटर को मिल गया इस साल, क्या ये अगले साल भी काम आएगा? क्या ये और अगले साल भी काम आएगा? यस। तो इट इज अ परमानेंट और करेंट? परमानेंट। वही लिखा है, आइए पढ़िए क्या लिखा है। इट कंटेन्स मैटर विच डोंट चेंज वेरी ऑफन। वेरी ऑफन ये क्या नहीं होते बताइए? चेंज नहीं होते। हाँ इसे अपडेट जरूर किया जाता है हर ऑडिट में, लेकिन बार बार चेंज नहीं होते। एग्जाम्पल पढ़ेंगे पहला। बताइए क्या लिखा है? पहला वाला MOA AOA, वेरी गुड। दूसरा क्या बोल रहा है? लीगल डॉक्यूमेंट, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट रेंट अग्रीमेंट वगैरह बनाया है। अभी रेंट अग्रीमेंट तो 1 ही साल काम आएगा ना? क्या अब रेंट अग्रीमेंट होगा तो भाई 10 साल के लिए काम आ सकता है, 20 साल के लिए? आंसर इज यस। नेक्स्ट क्या बताइए? रिकॉर्ड ऑफ द स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल की स्टडी। आज मुझे बताइए इंटरनल कंट्रोल बार बार चेंज होता है क्या? इस बार बड़ी स्टडी की आपने नाटा क्लास में, पूरा समझा धंधा करने का तरीका, बार बार थोड़ी ना चेंज होगा यार। जो है वो लगभग वैसे ही रहेगा, 90% वैसे ही रहेगा, 10% ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगेन अगर हम बात करें तो ये भी क्या है? परमानेंट में आ जाता है। नेक्स्ट क्या? कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। कोई बता सकता है क्यों चाहिए होता है ये प्रीवियस ईयर के लिए? कंपेयर करने के लिए। क्या कंपेयर करोगे? ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, प्लस कंपेयर करोगे रेशियोज। क्या कंपेयर करोगे? रेशियोज। तो भैया काम आता है GPR, पहले क्या था? MPR कैसे था? और ओके लोन वगैरह पिछले साल थे नहीं थे, रिलेटेड पार्टीज वगैरह देखने के लिए। तो हर साल अपन को पिछले 3-4 साल का अपने पास होना चाहिए। ओके वही नीचे भी लिखे एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियोज एंड ट्रेंड। कॉपी ऑफ मैनेजमेंट लेटर इशूड बाय द ऑडिटर। ऑडिटर को जो क्या मिला? मैनेजमेंट लेटर मिला है दोस्तों, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन विद द रिटायरिंग ऑडिटर। ये क्या होता है रिटायरिंग ऑडिटर? पता है आपको कुछ? जब कोई ऑडिटर छोड़ करके जाता है ना और अपन को रखा जाता है तो अपन को ना एक बार पुराने वाले से बात कर लेना चाहिए। वो भी अपना जात भाई बहन है यार।
अरे समझ में आएगी नहीं, तो एक बार अपन को उससे बात कर लेनी चाहिए, भाई तेरे को निकाल रहे, तेरे को भी तो उतना ही टाइम लगे जितने मेरे को लगे, मेरे 2-4 ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात अपन दोनों चाहिए, तेरे को निकाल रहे मेरे को रख रहे हैं, ऐसा क्या हो गया भाई? तो अपन को एक बार पता कर लेना चाहिए, हो सकता है वो बता दे कि भैया इन लोग बहुत नाटक करते हैं, वाउचर्स नहीं देंगे, फाइल नहीं देंगे, लास्ट टाइम पे प्रेशर बनाएंगे, फीस देने में नाटक करते हैं, ये बात बता देनी चाहिए। अरे यस और नो, तो ऑब्वियसली बात है, तो जो नया ऑडिटर है वो बच जाएगा ना आपका, तो इसीलिए उसके साथ, और अगर नहीं है तो एनओसी दे दो बस, वो बोल देते नहीं है मेरी इच्छा नहीं है काम करने की, या मेरा 5 साल कंप्लीट हो गया, या फिर कुछ और रीज़न है यार मेरे को ना यहाँ काम नहीं करना, दूर पड़ रहा है, मेरे को सस्ता नहीं पड़ता, जो भी XYZ है, अगर वो रीज़न दे रहा है ठीक है भाई मैं ले लेता हूँ, नया ऑडिटर मैं हूँ, मैं ले लेता हूँ, तेरा रीज़न फालतू था, ठीक है तू छोड़ के जा, मैं ले लेता हूँ इस काम को, और तू अपना एनओसी बस दे दे कि तेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, काम करूँगा। ओके, नोट्स रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, ए सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑब्जर्वेशन ऑफ द अर्लियर ईयर, ये सब कौन से हैं बताइए? परमानेंट, वेरी गुड। करेंट में बताइए, एक एक समझाते जाइए, एक एक बच्चा बेटा राइट फ्रॉम पीछे से, इंटरवल सैम्पलिंग में अपन चलेंगे, ठीक है, वेरी गुड, चालू करेंगे। भूमिका पहला क्या बोल रहा है? ओके, करस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू व्हाट दोस्तों? एक्सेप्टेंस ऑफ एनुअल अपॉइंटमेंट। एनुअल अपॉइंटमेंट कितने साल के लिए होता है? इंग्लिश एनुअल मतलब एक, तो 1 साल के लिए क्या हो रहा है बताइए, हो रहा है, तो वो किस साल काम आएगा? इसी साल काम आएगा, अगले साल तो वापस से रीअपॉइंटमेंट का लेटर मिलेगा। चलो वेरी गुड, ओके नेक्स्ट इंद्र। वेरी गुड, बोर्ड मीटिंग हुई होगी, जनरल मीटिंग हुई होगी, उसका मिनट्स जो बना होगा, उसके लिए जो उस ऑडिट से रिलेवेंट कोई इंपॉर्टेंट मैटर है तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट अनीशा। ओके, प्लानिंग प्रोसेस क्यों इन्वॉल्व किया? क्योंकि प्लानिंग हर बार क्या होगी बताइए? चेंज होगी भाई, वक्त बदलेगा, जज्बात बदलेंगे, हालात बदलेंगे, हमें प्लानिंग को भी चेंज करना पड़ेगा। यस ओके, जो भी ट्रांजैक्शन अपन ने एनालाइज किया, बैलेंसेस अपन ने एनालाइज किया इस साल, वो इसी साल ही काम आएंगे। ओके नेक्स्ट जागृति, सॉरी जिज्ञासा, सॉरी। ओके एनटी, अगर अपन बात करें बेटा जो रिकॉर्ड ऑफ एनटी है, क्योंकि हर बार अपना एनटी क्या होगा, चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए नेक्स्ट। नहीं नहीं, अच्छे से पढ़िए। एविडेंसेस दैट द वर्क परफॉर्म बाय असिस्टेंट, एक स्वर में पढ़िए। एविडेंस दैट द वर्क परफॉर्म बाय असिस्टेंट, असिस्टेंट बोले तो कौन होता है? आर्टिकल। तो वापस से पढ़ो, एविडेंस दैट द वर्क परफॉर्म बाय असिस्टेंट वाज सुपरवाइज्ड एंड रिव्यूड, कि वो बात का सबूत कि मैंने आर्टिकल के काम को सुपरवाइज किया था, रिव्यू किया था, आर्टिकल ने इस साल काम किया, और मेरा एविडेंस कि हाँ मैंने आर्टिकल को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया था, उसके काम को बकायदा सुपरवाइज किया हूँ, रिव्यू किया हूँ उसके काम को, उसका कोई सबूत होना चाहिए ना। तो वो जो सबूत है, वो सबूत बेसिकली क्या बनता है हमारे लिए इस साल के लिए, समझ में? जैसे एग्जाम्पल आपसे मैं बोलता हूँ एग्जाम दो, अब आपने एग्जाम दिया, मैंने कॉपी चेक नहीं किया, तो क्या ये मेरी तरफ से अच्छा है क्या? नहीं। तो वो चीज़ का एविडेंस कि कल के दिन मैं बता पाऊँ नहीं नहीं भैया देखो कॉपी बकायदा चेक की है, ये सब सुपरवाइज किया, रिव्यू किया उनके काम को, तो ये मेरा इस बैच के लिए काम आएगा ना, अगले बैच थोड़ी ना काम आएगा। ऐसे वो भी है, वो भी इस ऑडिट में काम आएगा, अगले ऑडिट काम नहीं आएगा। यश ओके, जो भी आपने कम्युनिकेशन किया किसके साथ? अदर ऑडिटर के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, वेरी गुड। नेक्स्ट, क्लाइंट से अपन को क्या मिला? जो भी कंफर्मेशंस मिले, लेटर मिला, एक लेटर अभी अपन ने पढ़ा नहीं जिसका नाम है WR, रिटन रिप्रेजेंटेशन, ऐसे 580, तो जो अपन को मिला है वो इस साल के लिए मिला है, अपन को रखना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट, ओके कंक्लूजन जो आपने रीच किया, भाई आपने जब पूरा काम किया तो एक कंक्लूजन पे आए होगे ना, वो कंक्लूजन इसी साल के काम का कि अगले साल? इसी साल। अब लास्ट मेरा नंबर आ गया बेटा, आइए। कॉपीज ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बीइंग रिपोर्टेड ऑन द रिलेटेड ऑडिट रिपोर्ट, तो बोला गया भाई जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो आपने रिपोर्ट की है, जो कि इसी साल रिपोर्ट हुई है, वो इसी साल ही काम किया, अगले साल काम नहीं आएगी। तो ये आपको याद रखना होगा दोस्तों, समझ में आ गया? तो दिस आर व्हाट दोस्तों, करेंट ऑडिट फाइल। हाँ जी बिल्कुल, हाँ, क्योंकि एनटी हर बार चेंज भी तो होगा बेटा। आप मुझे बताइए, आज जितनी सेल मेरी इस साल हुई है, अगले साल भी उतनी ही सेल होगी? बोलो हाँ, नहीं,
तो एंटी चेंज हो गया, क्योंकि इस बार यार देखो इंटरनल कंट्रोल वही है, नेहा मैम ही लेंगी फीस, वही करेंगी, वही वैसा होगा, सिस्टम वही है, वॉल्यूम बढ़ गया ना। समझ में आया? पिछले साल मेरे यहाँ पे सिर्फ 100 बच्चों ने पढ़ा, इस बार अचानक से 600 बच्चों ने पढ़ा, तो सिस्टम वही है। अच्छा 100 बच्चों में लग रहा था मैम इज एबल टू मैनेज, फ्रॉड और एरर नहीं होगा, 100 बच्चों में क्या मैं भी देख लूंगा, जैसे ही 600 बच्चे हुए तब लग रहा है इनका इंटरनल कंट्रोल वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा, अगर वहीं 1000 हो जाएंगे तो बोलेंगे इंटरनल कंट्रोल बकवास है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही तो हम डीमार्ट जैसा काम नहीं कर सकते कि हम एक ही ट्रांजेक्शन के लिए 6 लोगों को बैठा दें। 6 लोग तो आते हैं कोचिंग में, वही 6 लोग के लिए कैसे अपन ट्रांजेक्शन में बैठाएंगे, समझ में आया? लेकिन जैसे ही 600, 6000 और 1000, लाख, 2 लाख हो जाएगा, देन वी हैव टू गो इनटू दैट वे। तो वो एनटी उस हिसाब से क्या होता है, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या ये बात समझ में? पक्का? चलो करंट ऑडिट फाइल पे लिखिए, इट कंटेन्स मैटर, लिखो वहां पर क्योंकि लिखा नहीं है वहां पे। इट कंटेन्स मैटर विच डज नॉट ऑफन चेंज, सॉरी विच ऑफन चेंज, डज नॉट नहीं, विच ऑफन चेंज। तो करंट ऑडिट फाइल मतलब जो बार बार क्या होता है, चेंज होता है। चलिए क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? चलिए तो ये हो गया दोस्तों हमारा, जो कि बार बार क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। स्वागत करेंगे ऑडिट नोटबुक। नाम से क्या लग रहा है? नोटबुक है, बहुत तेज बेटा। किसकी नोटबुक है? ऑडिट की नोटबुक है, वेरी गुड। तो ऑडिट नोटबुक मतलब क्या होगा भाई, एक ऐसी नोटबुक जिसमें आप ऑडिट रिलेटेड स्टफ को लिखेंगे। सर आप मतलब कौन बेटा? आप मतलब आप दिहाड़ी मजदूर कौन होते हैं? आर्टिकल्स। कौन रखेंगे? आर्टिकल्स। जब पहली बार सीए के फर्म में जाओगे वो आपका बहुत स्वागत करेंगे बेटा, और आपको जिंदगी में पहली और आखिरी बार देंगे एक कॉपी, और मिलेगी आपको ग्रीन पेन जो आप उसी दिन घुमा देने वाले हो बेटा। आया कि नहीं आया? तो इसीलिए आर्टिकल जैसे ही बनोगे आप, तो आपको पहली और आखिरी बार क्या मिलेगी बेटा? एक कॉपी, उसके बाद खुद के पैसों से खरीदनी पड़ेगी, और फिर होगा क्या मिलेगा आपको? ग्रीन पेन। ग्रीन पेन क्यों मिलेगा? लिखने के लिए नहीं, अपने मार्क्स लगाने के लिए। क्या होता है, ब्लैक पेन सबके पास होता है, ब्लू पेन भी सबके पास होता है, रेड पेन भी सबके पास होता है, मैक्सिमम टीचर्स वगैरह के पास होते हैं, या जो लोग चेक करते हैं वो लोग रेड पेन यूज करते हैं। ग्रीन पेन कोई नहीं यूज कर सकता, वो सिर्फ हम ही यूज करते हैं। इसीलिए अगर आपने देखा होगा सीए का लोगो देखा है, यस, यहां पर जो टिक रहता है वो कौन से कलर से रहता है? ग्रीन कलर से। वो ग्रीन कलर हमारी पहचान है। और दूसरी पहचान है ये टिक, पूरी दुनिया टिक ऐसे मारती है, सीए टिक ऐसे मारता है। समझ में आया? तो अगर आपने प्रतीक सर से पढ़ा होगा तो प्रतीक सर का भी टिक मारने का स्टाइल यही है। समझ में? और आपका भी जिंदगी में आगे जाके हो जाएगा। तो अगर आप जिंदगी में कभी आपको आर्टिकलशिप में जब जाओ तो पहले दिन से बात याद रखना कि ऐसे टिक मत करना। लिखा है लाइक वहां पे लिखा है 1000 रुपए, आप ऐसे टिक करो, नो, ये पूरी दुनिया टिक करती है ऐसे। अपना निशान ये है, तभी तो पता चलेगा अपन ने चेक कर लिया है। क्योंकि चेकिंग तो मेरे यहाँ भी होती है, आप समझो ना, मैं बिजनेसमैन हूँ, अकाउंटिंग मेरी नेहा मैम कर रही हैं। अब मेरी एंटिटी को इंटरनल ऑडिटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे नाटा है तो अच्छे नाटे इंटरनल ऑडिट कर लेता है। तो अब मैं जब करता हूँ इंटरनल ऑडिट, मैं तो एक्सटर्नल कर नहीं सकता, आई एम द ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो मैं क्या करता हूँ इंटरनल ऑडिट, तो मैं क्या करता हूँ टिक मारता हूँ ऐसा। मैं कहा चाहिए 1000 रुपए, हाँ भाई इसका मेरे को बैंक में दिख गया, ओके ये 10,000 रुपए, हाँ इसका भी बैंक में दिख गया, ओके 5,000 रुपए इसका बैंक में दिख गया, ये मैं करता हूँ। लेकिन जब मेरा सी आता है ना, उसका टिक डिफरेंट होना चाहिए, तो वो ऐसे टिक करता है। क्या ये बात समझ में आई? और इसी से हमारा क्या बना बेटा? लोगो। ये देख रहा है ये टिक, बोलो यस, एवरीथिंग इज सो लॉजिकल इन दिस वर्ल्ड बेटा। आइए, तो अगर अपन बात करें तो बेसिकली ये ऑडिट नोटबुक आपको मेंटेन करनी पड़ेगी एज अ आर्टिकल। आपको ये ऑडिट नोटबुक में क्या लिखनी होगी? क्वेरीज लिखनी होगी। बहुत सारी क्वेरीज आपको मिलती जाएंगी। सर कैसी क्वेरीज मिलती है बेटा? देखो अलग अलग प्रकार की क्वेरी, जैसे कि कुछ एरर्स होते हैं, कुछ फ्रॉड्स होते हैं। एरर कैसे निकलेंगे? लाइक वहां पे लिखना था 5894, एंट्री तो 5849 की हुई है। यहाँ पर लिखना था कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट डाल दिया है। अच्छा ये एंट्री होनी थी 1 जनवरी की, तो इन्होंने उठा करके तो उसको 1 फरवरी डाल दिया है। तो भाई ये इस टाइप की कुछ कुछ प्रॉब्लम्स मिलती जाएगी, आप चेक करते जाओगे, आप इसे लिखते जाओगे।
दूसरा क्या होगा, कोई वाउचर नहीं मिलेगा, कोई वाउचर में खामा का डिस्काउंट ज्यादा दिया हुआ है, कोई वाउचर ऐसा लग रहा है कि ये तो फोटोकॉपी है, ओरिजिनल ही नहीं है, कोई वाउचर में ओवर राइटिंग लग रही है हमें, कोई वाउचर के अंतर्गत कुछ काटा पीटी लग रही है, कोई वाउचर में कुछ ऑल्टरेशन लग रहा है, कोई वाउचर के अंतर्गत सिर्फ कागज है लेकिन एक्चुअली में उसमें कोई डिटेल ही नहीं दिया है, सिर्फ कागज में हाथ से लिख करके बना दिए, तो हमें ये जेन्युइन वाउचर नहीं लग रहा है, और अमाउंट काफी बड़ा 10 लाख का 15 लाख का एक जेन्युइन बिल होना चाहिए, तो एकदम साधारण कागज दिख रहा है। तो ऐसी कुछ चीजें जो आपको प्रॉब्लमेटिक लगेगी वो आप कहां लिखते जाओगे, ऑडिट नोटबुक में, कि भैया आपने नाम डाला ऊपर अदानी एंटरप्राइजेस, लिखते गए, ये पूरी कॉपी आपकी भर जाती है, आपको बहुत खुशी होती है, आपको इतनी खुशी होती है कि जो काम मैं जिंदगी में चाहता था गलतियां निकालने का लोगों की, वो काम मैं कर रहा हूं, और मैंने कॉपियां पे कॉपियां भर दी है। फिर आप ये कॉपी लेकर के जाते हो किसके पास, एंगेजमेंट पार्टनर के पास। एंगेजमेंट पार्टनर देखता है ओके कुछ तुमने फालतू लेकर कुछ चीज़ें ठीक है, ऐसा करते करते वो वहाँ पर कुछ करेक्शन भी करवाते हैं, कुछ को छोड़ भी देते, कह रहे ठीक है यार ये नहीं है ना, ठीक है इनका कुछ नहीं होता चलता है, तो वो कुछ मटेरियल है, अब आपके दिमाग के हिसाब से आपका पीजे अलग है, ईपी का पीजे अलग है, सीनियर पार्टनर का पीजे और ही अलग है, समझ में आया। तो आपकी कॉपी ले जा करके फिर वो देखते हैं आपने क्या क्या किया है, और इसके दम पर फिर ऑडिटिंग को और आगे प्रोसीड किया जाता है। तो सर मतलब इसका काम सिर्फ इतना ही होगा कि हम क्वेरी को देखते हैं और क्वेरी के देखने के दम पर ओपिनियन देते हैं, आंसर इज नो। कई बार ऐसा भी होता है कि बेटा जो आर्टिकल का रिश्ता है अपने सीए से, वो रिश्ता है किसका, सास बहू का। बेटा वो रिश्ता किसका है, सास बहू का, रहना भी नहीं है और रहना भी पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों, तो इस सास बहू के रिश्ते में प्रॉब्लम यही जाती है कि भाई आज क्या हो जाता है, किसी टाइम ज्यादा दिमाग खराब हुआ, आजा माजी सटक ली आर्टिकल की, आर्टिकल उठाता अपना बैग निकल जाता है, वो तो बच्चा दिमाग का, उसको कोई मतलब नहीं, वो उठाता बैग कल से मैं नहीं आऊंगा, निकल जाता है, फोन ऑन बंद कर देता है, सबको ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है, सबको ब्लैक लिस्ट कर देता है। अब इस चक्कर में क्या प्रॉब्लम होती है कि तुम काम कहीं छोड़ के गए थे, तुमने आधा काम कहीं किया था, तुमने जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर की चेकिंग की थी, अब प्रॉब्लम ये हम वापस से चेकिंग कराएंगे तो हमारा भी टाइम वेस्ट है, क्लाइंट को देना है भाई, 1 महीने में के बाद देना है, अगर हम वापस से चेकिंग कराएंगे टाइम नहीं है। तो तुमने कहां तक चेक किया, तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारे जैसे और दिहाड़ी मजदूर हैं मार्केट में, तो तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब प्रॉब्लम ये तुमको फोन कर रही, ये तो बता दो कहां तक काम किया, लेकिन आपने उठा के क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। बेटा बार बार उठा रहे हो, हेलो सुनते साथ ही ब्लॉक कर दे रहे हो। अब ऐसे में बेचारे सीए को दिक्कत जाती है, तो सीए कुछ नहीं करता, सीए को पता है एक चीज शायद ही लेके गए होगे, वो क्या है बेटा, अपनी नोटबुक, बाकी चीजें उठा के लेके गए, बैग उठा के लेके गए, नोटबुक तो भूल गए। उस नोटबुक में क्वेरी देखी जाती है, आखिरी डेट क्या लिखी है, लगभग वही आखिरी डेट ही क्या है जहां तक के काम किया गया है। इसका मतलब कई बार आर्टिकल असिस्टेंट अगर अवेलेबल नहीं होता तो उसके काम को देखना है कि उसे काम कहां तक किया, तो इसमें भी हेल्प क्या करता है बताइए, ऑडिट नोटबुक। आइए दोस्तों, ऑडिट नोटबुक किस किस में हेल्प करता है, आइए। तो बोला गया पहला, इट कंटेन्स ऑल द डिटेल ऑफ वर्क कैरिड आउट, इट कैन बी एक्ट एज अ, इट कैन बी, अच्छा नहीं ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ेंगे अभी, इसके बाद ये नीचे पढ़ो, इट शोज एज अ वीकनेस ऑफ द क्लाइंट सिस्टम, जितनी ज्यादा क्वेरी है उतना ज्यादा वीक है, क्या वीक है, क्लाइंट का सिस्टम। इट हेल्प्स इन फॉलो अप ऑफ वर्क डन, जो भी काम कर रहे हो आप उसका फॉलो अप लेने के लिए। इट प्रोवाइड्स अ वैल्यूएबल हेल्प टू द ऑडिटर इन पिकिंग अप द लिंक्स ऑफ द वर्क व्हेन द कंसर्न असिस्टेंट is away or the work is stopped temporarily. Okay. It also helps for recording the various query raised in the course of the work and the state of disposal. In respect of disposed queries, explanation obtained and evidence seen would be recorded in the said book. साथ ही साथ कल के दिन अगर आपके ऊपर कोई उंगली उठा दे कि तुम ढंग से काम नहीं करते हो, तो उसके मुंह पे क्या फेंक के मारना बेटा, ऑडिट नोटबुक। काम नहीं कर रहा होता तो इतनी नोटबुक क्यों, पापा ने आगे भरी क्या, ऑब्वियस ही बात है, तो ये तो मैंने ही भरी है ना। तो ऑन दैट बेसिस ये सब क्या है बताइए, ऑडिट क्वेरीज है। तो भैया मेरा ये एक इंपॉर्टेंट डिफेंस है कि भैया मैंने काम को किया है। सर इसमें लिखते क्या क्या, एक और बार बता दो, ऑडिट क्वेरी नॉट सॉल्व इमीडिएटली, इरेगुलरिटी ऑब्जर्व, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट मैटर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। What is audit notebook? It is usually a bound book in which a large variety of matters observed during the course of audit are recorded. It forms a part of working paper, and for each year a fresh audit notebook is maintained. बोल दो ना जरा, समझ में आया? आपके लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर, पिंकी पिंकी व्हाट कलर में लिखा है, पढ़ेंगे किस टाइप से ऑडिट नोटबुक को मेंटेन किया जाता है, क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं।
गया क्या? चलिए, क्या लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पे? ओनरशिप, अगर ओनरशिप तो ठीक है, पहले नीचे का पढ़ते हैं। वाउचर 38 था, एडवर्टीजमेंट 1600, एमडी का सैंक्शन चाहिए था, सैंक्शन ऑब्टेन, रेंट का एक बिल था 1500, रेंट एंड रिसीट रिक्वायर्ड, तो ठीक है मिल गई। दास एंड कंपनी का था, रिसीट रिक्वायर्ड, पार्टी को रिमाइंड कर दिया। ये इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को लिखना पड़ेगा। अब बहुत बड़ा सवाल आता है कि जो ऑडिट नोटबुक है, ये जो डॉक्यूमेंट बनाया है, जो कि किससे बनाया है? ऑडिटर ने बनाया, आर्टिकल ने बनाया, ईपी ने बनाया, ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये किसका माना जाएगा? इसकी ओनरशिप किसके पास होगी? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, लिखा किसके बारे में? क्लाइंट। और लिखा किसने है? ऑडिटर। तो अब ये बोल रहा है भाई लिखा क्लाइंट के बारे में, लिखा ऑडिटर ने, तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? ऑडिटर की क्लाइंट, ऑडिटर की क्लाइंट, ऑडिटर की क्लाइंट, ऑडिटर की है। वेरी गुड। ओनरशिप एंड कस्टडी रेस्ट विद द ऑडिटर। तो क्योंकि ओनरशिप ऑडिटर की है, और अगर क्लाइंट बोलता है मेरे को दिखा वर्किंग पेपर, क्या मुंह पे मना कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं मना करोगे? मेरी प्रॉपर्टी। आप मेरे से बोलोगे सर फोन दिखाओ, मैं मना कर दूंगा। काहे को दिखाऊं भाई? अरे ऑब्वियस ही बात है ना, मेरी है। लेकिन आप ही का फोन है, आप बोलो सर दिखाओ, क्या मैं मना कर सकता हूं? नहीं, मैं फिर भी करूंगा। अरे आया कि नहीं आया? तो ऑन दैट बेसिस इतना तो अधिकार है बेटा मेरा। तो अगर मैं बात करें, नो डाउट, अगर आपका फोन होगा तो मैं थोड़ी ना रख सकता हूं, मैं थोड़ी ना कुछ कर सकता हूं, वो तो भाई आप ही गई। अगर आप बोलेंगे तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो अगर मेरा फोन है तो मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, आपका फोन है आपके हिसाब से चलेगा। तो ओनरशिप अगर मेरी है, मैं हूं कौन? ऑडिटर। मेरे पास ओनरशिप है किसकी? वर्किंग पेपर की। तो वो मैं किसको देने वाला नहीं? क्लाइंट को देने वाला नहीं। इनफैक्ट एक बार केस स्टडी आई थी, आपको पता है ब्रांच ऑडिट एक कंसेप्ट होता है। ब्रांच ऑडिटर अगर काम करता है तो किसके लिए करता है पता है? मेन ऑडिटर के लिए। ब्रांच ऑडिटर जो रिपोर्ट बनाएगा वो रिपोर्ट किसको देता है? मेन ऑडिटर को। क्या ये बात समझ में? अब ब्रांच ऑडिटर रिपोर्ट बना के किसको देता है बताइए? मेन ऑडिटर को देता है। अब जो मेन ऑडिटर है, ध्यान से समझना, उसने ब्रांच ऑडिटर को बोला सुन मुझे तेरा वर्किंग पेपर चाहिए। किससे मांग रहा है? कौन? मेन ऑडिटर मांग रहा है। किससे मांग रहा है? ब्रांच ऑडिटर से। वर्किंग पेपर तैयार किसने किया है? ब्रांच ऑडिटर ने। उसने अपनी रिपोर्ट बना के दे दिया, लेकिन मेन ऑडिटर बोल रहा नहीं मेरे को तेरा वर्किंग पेपर भी चाहिए। ब्रांच ऑडिटर बोलता है नहीं दूंगा। क्या ब्रांच ऑडिटर मना कर सकता है? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस, मना कर सकता है। दिस वाज द केस स्टडी कि भैया मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने बनाया ना वर्किंग पेपर, मैं नहीं दूंगा। सर रिपोर्ट तो मेरे लिए बनी है ना। मेन ऑडिटर बोल रहा है हाँ ठीक है बनी है आपके लिए, वैसे भी तो क्या जो मैं ऑडिट कर रहा हूं अपने लिए कर रहा हूं क्या? वो भी तो कर रहा हूं किसके लिए? क्लाइंट के लिए। तो क्लाइंट भी मांग रहे, दे देता हूं क्लाइंट को। तो जब क्लाइंट को नहीं दे रहा हूं, उसके लिए रिपोर्ट बना रहा हूं, तो ब्रांच ऑडिटर बोलता है मैं तेरे लिए बना रहा हूं, ठीक है मेन ऑडिटर, लेकिन मेरे को नहीं देना, इट्स माय ओनरशिप। नहीं देगा। हाँ उसका मन कर रहा है तो दे सकता है, लेकिन इसका मन नहीं है तो वो नहीं दे सकता। सिंपल कंसेप्ट आया कि नहीं आती? ये केस स्टडी थी एक बार, तो उसमें नहीं दे सकता। यही लिखा है। Thus it is the auditor's property as per SA 200. Auditor should not disclose any confidential matter to third party. Client doesn't have any right to access what दोस्तों audit working paper kept by the auditor, but now auditor may at his discretion show some or complete working paper to the client. If he shows WP, that is working paper, to client itself, rule of confidentiality does not arise at all. समझ में आया? पक्का? कोई भी डाउट दोस्तों इसमें? फिक्स है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि एसए के ऊपर है दोस्तों। एसए 230, नाम क्या इसका बताइए? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। जितनी बातें अभी अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की पढ़ी हैं, लगभग उन्हीं बातों को स्टैंडर्ड के फॉर्म में पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया हुआ मीनिंग। मीनिंग क्या बोल रहा है भाई? रिकॉर्ड ऑफ PPEC, ऑडिट प्लान, प्रोसीजर परफॉर्म, एविडेंस ऑब्टेन, कंक्लूजन रीच्ड। इसके अंतर्गत एक चीज नहीं है, कौन सा? प्लान। प्लान आ जाएगा, ठीक है। तो इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ प्लान, प्रोसीजर परफॉर्म, व्हाट दोस्तों? एविडेंस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन ड्रॉ। पर्पस की बात करें तो देखो देखो देखो, शोना शोना देखा देखा, यस और नो? पहला क्या दिया हुआ है? इट असिस्ट द एंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म। एंगेजमेंट टीम को DSR करने के लिए, ओके। एंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल। रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस एंड कंडक्ट ऑफ व्हाट दोस्तों? एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। समझ में? ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है भाई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना
that provides a sufficient and appropriate record of the basis of auditor report and evidence that audit was planned, performed in accordance with SA. वो इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को तैयार करे जो ये दिखा सके कि हाँ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड है, जिसके दम पर उसने क्या दिया, रिपोर्ट बनाए, एंड साथ ही साथ ये एविडेंस दिखा सके कि हाँ जो ऑडिट प्लान हुआ था, परफॉर्म्ड हुआ था, वो इन अकॉर्डेंस विथ एसेज हुआ था। क्या ये बात समझ में? ओके, नेक्स्ट, नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. Audit documentation provides evidence of the auditor basis for conclusion of achievement of overall objective, जिसके दम पर वो क्या दे पाए, overall objective को achieve कर पाए और अपना opinion दे पाए, and evidence that audit was planned and performed in accordance with SAs. Timing, the auditor shall prepare audit documentation on a timely basis. What is timely? हर समय, टाइम जैसे जैसे मिलते जाए बनाते जाओ, ऐसा नहीं आखिरी में बैठ के बनाऊंगा, नहीं मिलता टाइम, समझ में? जो है अभी ही बना लेना चाहिए. इट हेल्प्स टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एंड फैसिलिटेट्स रिव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस. इसी के दम पर आपका रिव्यू हो पाता है, अच्छे से आपका इवैल्यूएशन हो पाता है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है वो है ये कंसेप्ट, दैट इज नोन एज फॉर्म, कंटेंट और एंड डॉक्यूमेंटेशन. ऑडिट के जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंतर्गत पहली चीज क्या बोला गया भैया, द ऑडिटर शैल प्रिपेयर व्हाट दोस्तों, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट टू इनेबल एन एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर टू अंडरस्टैंड एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. क्या समझना है? एनटीई, व्हाट इज एनटीई? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट. दूसरा, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, एविडेंस ऑब्टेन एंड सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट एंड कंक्लूजन रीच्ड. तो भाई यहाँ पर आपको ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करना है जो क्या हो, बताइए, सफिशिएंट हो, जिसके दम पर आप क्या कर पाए दोस्तों, दैट एन एक्सपीरियंस ऑडिटर टू अंडरस्टैंड क्या, एनटीई ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, मतलब ये समझ में आ जाए कि आपने कितना एनटीई रखा था. दूसरा, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, जो प्रोसीजर परफॉर्म किया था उसका क्या रिजल्ट आया, एंड सिग्निफिकेंट मैटर जो कि आपको देखने के लिए मिले, कब, ड्यूरिंग दी ऑडिट, और कैसे आपने कंक्लूजन को ड्रॉ किया. मतलब ऐसा बनाओ ना यार अपना डॉक्यूमेंटेशन जिसको पढ़ के किसी भी इंसान को ये तीन बातें समझ में आ जाए. क्या क्या बातें? पहला एनटीई, दूसरा बात ये समझ में आ जाए रिजल्ट ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म, और तीसरा कि भाई कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स थे जो कि ऑडिट के दौरान हुए और आपने उसे किस तरीके से डील किया और कैसे कंक्लूजन को ड्रॉ किया. बोलो क्या ये बात समझ में आई? पक्का? फर्दर इन डॉक्यूमेंटिंग द एनटीई, जब एनटीई को डॉक्यूमेंट करोगे तो उसके साथ साथ तीन बातें और डॉक्यूमेंट करना. पहला, हु परफॉर्म्ड द ऑडिट वर्क. भैया नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को कर रहे हो तो कौन से आइटम को किसने क्या किया, चेक किया, कौन सा आर्टिकल था और किस समय पर किया. फिर उसके काम को किसने रिव्यू किया, एक आर्टिकल ने चेक किया तो ईपी ने उसको क्या किया, रिव्यू किया. तो हु रिव्यूड द ऑडिट वर्क एंड द डेट एंड एक्सटेंट, एंड आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक आइटम, और वो आइटम में ऐसा क्या खास बात था. तो क्या आइटम में खास बात था, उसे किसने चेक किया और उसको किसने रिव्यू किया. फिर क्या बोल दिया गया दोस्तों यहाँ पे ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर विद मैनेजमेंट, TCWG and other, including the nature of significant matter discussed, when and with whom the discussion took place. ये बात मुझे समझ में नहीं आई, आप पूरा पढ़ेंगे और समझाएंगे. बताइए क्या लिखा है. मैनेजमेंट से जो आपने डिस्कशन किया है, या मैनेजमेंट के ऊपर एक और लेयर होती है TCWG, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, उनके साथ आपने जो डिस्कशन किया है आपको बताना पड़ेगा कौन से नेचर का आपने डिस्कशन किया है, किससे किया है और कब किया, क्यों. ऐसा एविडेंस होता क्या है ना, जिन चीजों का आप डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट से, इसका मतलब उसका कागज पत्तल नहीं है. 5,000 की अगर मेरी जर्नल एंट्री हुई है तो 5,000 का कागज होगा, लेकिन प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट 6.5 लाख रुपए का बना है, उसका कागज, उसके लिए आप किससे बात करोगे. अब मैनेजमेंट से आपने पूछा, मैं जा रहा था, मुझसे पूछा सर वो 6.5 लाख का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना है, क्या सोच के बना है. मैं कहा देखो यार पिछले बार इतना इतना डूबा था, इस बार इतना लग रहा है, ये है वो है, कुछ बताया. आपने बोला अच्छा ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू. निकल गए हम लोग अपने अपने काम पे. कल के दिन फ्रॉड मिला उसी अमाउंट में ही,
और आप क्या बोलोगे कि साहब मैंने तो क्या किया था, पूछा था, मैंने तो अचिन सर से बात किया था, और अचिन सर का रिएक्शन, ओ कितना झूठ बोल रहा है, मेरी और तुम्हारी तो कभी बात ही नहीं हुई, मैं तो कितना बिजी चल रहा था। अब आप मुझे तो आप क्या प्रूफ करोगे कि अचिन नाटा से बात हुई थी? है कोई प्रूफ? नो। आपने क्या किया, उसी चीज को लिख लिया। लिखने गया था, आपने बोला सर साइन कर दीजिए प्लीज, मैंने साइन कर दिया, आपने साइन कर दिया, डेट लिख दिया, आपके दिमाग में एकदम फिक्स बैठ गया कि हाँ बात हुई थी। अच्छा प्रॉब्लम क्या होगा ना, जब आपने तो कितने लोगों से डिस्कस किया होगा, यू बिकॉज यू आर नॉट हैंडलिंग ओनली नाटा क्लासेस, यू आर हैविंग सो मेनी ऑडिट, तुम्हारे पास नाटास भी है, टाटास भी है, बिल्लास भी है, अंबानीस भी है, अदानीस भी है, अब तुम्हारे पास सबके ऑडिट है, तो ऑन दैट बेसिस आप कैसे ये जज करोगे? मैं तुम्हारे को बोल दूंगा भाई मैंने तो तुम्हारी में ही बात ही नहीं, बोले नहीं सर मेरे को हल्का हल्का याद आ रहा है, मैंने कहा वो हल्का ही है, याद क्या, बात ही नहीं हुई है। अब मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या ये दिक्कतें होगी, लेकिन यही कागज में लिखा होगा, कोई टेंशन ही नहीं, सर ये कागज है, आपका साइन, मेरा साइन, डेट, सब कुछ फिक्स है। तो इसीलिए क्या होना चाहिए बताइए, ऐसा रिटन आपका जो भी इंक्वायरी या डिस्कशन किया उसका जरूर रिटन डॉक्यूमेंटेशन हो जाना चाहिए। फिर पढ़ेंगे इफ से लेके इनकंसिस्टेंसी तक, पढ़िए। बोलो। अगर ऑडिटर कुछ आइडेंटिफाई करता है किसको, इंफॉर्मेशन को जो कि इनकंसिस्टेंट है, फाइनल कंक्लूजन के साथ, तो ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट हाउ ऑडिटर एड्रेस दैट इनकंसिस्टेंसी। मुझे लग रहा है यार मैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे दूं, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे रास्ते में ऐसी चीजें दिख रही हैं जिसके कारण मुझे लग रहा है यार नहीं, मैं जो ओपिनियन दे रहा हूँ वो इनकंसिस्टेंट हो सकता है, ऐसा कुछ है, तो भाई अपन को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि मैं अपनी बात पे ही क्यों अड़ा रहा, या मैं अनक्वालिफाइड से क्वालिफाइड पे क्यों गया। कल के दिन आप भूल जाओगे, उसको क्या कर लो, डॉक्यूमेंट कर लो। क्या ये बात समझ में आई? ओके। अब यहां पर दिया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज जो एग्जाम के लिए अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है, द फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्म? फॉर्म मतलब तरीका, मैनर। फॉर्म बोलते हैं ना, लिक्विड फॉर्म, गैस फॉर्म, तो वो किस मैनर में। दूसरा कंटेंट, कंटेंट मतलब क्या लिखना है, एंड एक्सटेंट कितना लिखना, क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, ये कुछ बातों पर डिपेंड करता है। आप भी हर बात मेरी नहीं लिखते हो ना, मैं जो बोल रहा हूं हर बात थोड़ी ना लिख देते हो। आपको लगता है अरे यार ये चीज तो याद ही नहीं रहेगी, लिख लो अब भी फटाफट से, तो वो चीज क्या होती है लिखते, आप हर चीज को नहीं लिखते, किसी चीज में आप थोड़ा सा लिख करके छोड़ देते हो, किसी में आप बहुत ज्यादा लिखते हो, किसी में बिल्कुल नहीं लिखते। ये भी तो आप कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना आपकी भी, वैसे ही यहां पे भी है, यहां पे भी कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि फॉर्म, एक्सटेंट और कंटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या रखना है। उसमें पहला फैक्टर है साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एंटिटी का कितना बड़ा साइज है, कितना कॉम्प्लेक्स है एंटिटी, वहां पर आपको देखना होगा। दूसरा, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, कौन सा ऑडिट प्रोसीजर आप क्या कर रहे हैं बताइए, परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो ऑडिट प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे होंगे उसके ऊपर ये क्या करेगा बताइए, डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइड रोमम, रोमम जहां ज्यादा होगा वहां पर अपन ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, कल के दिन इन्हीं में लफड़ा निकलना है। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, ऑडिट एविडेंस जो आपको मिल रहा है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड, व्हाट इज एक्सेप्शन, जो मिलना चाहिए था और जो मिल रहा है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। अगर एक्सेप्शन ज्यादा मिल रहा है मतलब रोमम ज्यादा तो डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा करेंगे। द नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन और द बेसिस ऑफ कंक्लूजन नॉट रेडिली डिटर्मिनेबल फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, तो अपन को नीड देखना होगा डॉक्यूमेंटेशन करने की, कंक्लूजन को ड्रॉ करने की। एंड लास्ट है ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज्ड। तो यहां पे कितने पॉइंट दिए बताइए, 7 पॉइंट दिए, आपको याद करना होगा एनी 5, एनी 5 पॉइंट याद करना, उसमें ये याद हो जाएगा, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, आइडेंटिफाइड व्हाट दोस्तों, रोमम, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, फिर नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शन या ऑडिट मेथोडोलॉजी यूज्ड, या फिर चाहे तो ये भी उड़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके 5 पॉइंट हो जाएंगे। कौन कौन से बताएंगे, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, फिर है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, पहला क्या था, अरे पहला क्या था, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, दूसरा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, तीसरा आइडेंटिफाइड रोमम, व्हाट इज रोमम,
रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट. सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस. पहला क्या, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी. उस पर क्या लगाओगे, ऑडिट प्रोसीजर. ऑडिट प्रोसीजर लगा के क्या निकालोगे, ऑडिट एविडेंस. क्या निकालोगे, ऑडिट एविडेंस. वापस से ऊपर साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, फिर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस. एविडेंस कैसे निकाला, बाय यूजिंग ऑडिट मेथोडोलॉजी, बाय यूजिंग ऑडिट मेथोडोलॉजी. और इससे अपन ने आइडेंटिफाई क्या किया, रॉमम. तो पहला साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, एविडेंस ऑब्टेन, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द एविडेंस ऑब्टेन, ऑडिट मेथोडोलॉजी यूज, एंड फिर क्या हो गया लास्ट में, आइडेंटिफाइड रॉमम. याद हो गया पक्का. चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है यहां पर. नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट. इससे क्या समझ में आ रहा है, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट. इनको तो कंपल्सरीली डॉक्यूमेंट करना जरूरी है. जिसमें पहला आपको दिख ही रहा है, डॉक्यूमेंट ऑफ डिस्कशंस विथ मैनेजमेंट. अभी बताया था क्यों करना जरूरी है, क्योंकि मैं बाद में हाँ कर दूंगा. अरे आया कि नहीं आया, यस. तो सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस विद मैनेजमेंट, TCWG अनदर नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस डिस्कशन विद एंड whom डिस्कशन टुक प्लेस. दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि आप एक रिलेवेंट रिक्वायरमेंट में से डिपार्ट कर लेते हो. क्या कर लेते हो, रिलेवेंट रिक्वायरमेंट में से डिपार्ट. व्हाट इज डिपार्ट, अलग हो जाना. तो कई बार आपका जो रिलेवेंट रिक्वायरमेंट है कि यार ये काम करना है, आप वो काम ना करके कोई और काम करने लग जाते हो. सर ऐसा क्यों, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है वो काम करने से ज्यादा फायदा है, जो लॉ में लिखा है इसके बदले मैं ये करूंगा ना तो इससे हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा. और पता है ये बड़ा ही इंस्टेंट होता है, अचानक से आइडिया आता है ये कर लेते मजा आ जाएगा. कई बार आपकी जिंदगी में भी ऐसे होंगे, नॉट रिलेटेड टू पढ़ाई, कभी आपने भी ऐसे डिसीजन लिए होंगे, यार ऐसा नहीं करते ये करते देखना सही हो जाएगा, और वो अचानक से होता है. अब क्यों किया है, किस लिए किया, कुछ समय के बाद आप भूल जाते हैं यार वैसा क्यों किया था, मैंने क्या सोच के वैसा किया था. शायद पढ़ाई में भी हुआ होगा कि टीचर कोई मेथड दे रहा है, तुमको लगा तुमने अपना ही मेथड बहुत जबरदस्त बना लिया, लेकिन वो एकदम इंस्टेंटली आता है, उसके बाद आपको पता नहीं रहता कि क्यों आया. ऐसी चीजों को लिख लेना चाहिए. जब आप चलते हुए लॉ के डिपार्ट करने वाले, वो इंस्टेंट रहता है, इसको अपन को क्या कर लेना चाहिए, डॉक्यूमेंट. तो इफ इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, हर सर्कमस्टेंसेस में तो होगा नहीं, एक्सेप्शनल होगा, ऑडिटर जजेस इट नेसेसरी टू डिपार्ट फ्रॉम रिलेवेंट रिक्वायरमेंट, तो ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट द रीजन फॉर डिपार्चर एंड ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म्ड. समझ में आए. चलिए नेक्स्ट. कई बार क्या होता है दोस्तों, कोई ऐसी बात आती, कोई ऐसा मैटर आता है जो कि अराइज होता है आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. कब होता है बताइए, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. तो ऑडिट रिपोर्ट के बाद अगर कोई मैटर अराइज होता है, तो हालांकि इसके लिए अपन अलग से क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड SA 560, जिसका नाम क्या है, सब्सीक्वेंट इवेंट. क्या है बताइए, सब्सीक्वेंट इवेंट. तो वो सब्सीक्वेंट इवेंट में जाकर के अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे. तो अभी मैं इसको समझाऊंगा नहीं, लेकिन आपको खुद ही समझ में आ जाएगा जब अपन ऐसे 560 करेंगे. तो ये कौन से डॉक्यूमेंटेशन किसकी बात कर रहा हूं, ऑफ मैटर्स विच अराइज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. समझ में आ गया. चलिए एग्जाम्पल. पहला एग्जाम्पल्स ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का देख रहे हैं. ऑडिट प्रोग्राम है, एनालिसिस है, मेमोरेंडा है, समरीज है, लेटर ऑफ कंफर्मेशन है, चेकलिस्ट है, करस्पॉन्डेंस है. समझ में आ गया. ओके. असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल. जैसे कि आपने देखा है कि ये जो ऑडिट पेपर होते हैं ये सीनियर CA भी बना रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर भी बना रहा है, आर्टिकल भी बना रहा है. और आर्टिकल एक नहीं है, अनेक है. एक नहीं है, अनेक है. अब ये सब लोग कागज 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 बना रहे हैं. इन सारे कागजों को एक साथ असेंबल करना जरूरी है, और तभी बनती है हमारी ऑडिट फाइल. और ये कागजों को असेंबल करने के लिए बोला है SQC1 ने, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल. सर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट के अलावा भी कुछ स्टैंडर्ड होते हैं. हाँ, उसमें एक SQC है. उसमें SQC1 जो है वो हमारे कोर्स का पार्ट है. ठीक है. तो अगर अपन बात करें, उसने बोला 60 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट के पूरे पेपर को एक जगह पर असेंबल करना होगा, इकट्ठा करना होगा. The completion of the assembly of audit file after the date of auditor report is administrative process that does not involve the performance of a new audit procedure. Changes may however be made to audit documentation during the
फाइनल असेंबली प्रोसेस। अगर आपको चेंजेस करना है, कुछ निकालना है, डालना है, कुछ डिलीट करना है, कुछ डिस्कार्ड करना है, ये काम का नहीं है इसको रख दो, ये सब आप कर सकते हो। तो जब आप असेंबल कर रहे हो तो जो काम का वो रखो, जो काम का नहीं उसे आप अलग कर सकते हो, लाइक डिलीटिंग, डिस्कार्डिंग, सॉर्टिंग, कोलैटिंग, साइनिंग ऑफ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सर ये ऑडिट फाइल को हमें कितने समय तक संभाल के रखना है? 7 साल। 7 साल फ्रॉम दी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। और मैं जानना चाहूंगा ओनरशिप के बारे में, किसके पास रहती है इसकी ओनरशिप? ऑडिटर के पास। वो किसी को देता नहीं है। क्या ये बात समझ में आई आपको दोस्तों? पक्का? अच्छे से। सो दिस वाज अबाउट व्हाट दोस्तों? दैट इज अबाउट द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जिसके लिए अपन ने कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ लिया बताइए? 230। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ हमारे स्टैंडर्ड्स के नाम पे कौन कौन से हो गए, वापस बताएंगे। पहला 200 overall objective of independent auditor and conduct of audit in accordance with SAs, very good। नेक्स्ट अपन ने देखा था कौन सा दोस्तों? बताइए। 210। 210 क्या बोलता है? अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ओके, नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था दोस्तों 230, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फिर अपन ने पढ़ा कौन सा? 500। 500 क्या बोलता है? ऑडिट एविडेंस, वेरी गुड। फिर होता है अपना 505, दैट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। बताइए कितना ही पढ़ा है अपन ने? एक और पढ़ लिया, कौन सा? 530, जो किसके बारे में बात कर रहा है? ऑडिट सैंपलिंग। बोलो पक्का? अच्छे से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, सबसे जवाब चाहिए, एक आध बच्चे ही बस नहीं, सबको लग रहा है ये पक्का? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Which of the following statement is appropriately suited? पहला, audit documentation has to be prepared simultaneously as audit progress. Audit documentation has to be prepared 60 days after the date of audit report. Audit documentation has to be prepared when information is required. Audit documentation has to be prepared 60 days after the completion of the audit report. बताइए। ए पक्का? सोच लो। चलो, सेकेंड बी। इतनी जल्दी कैसे आ गया? क्योंकि ये किसकी प्रॉपर्टी है बताइए? ऑडिटर की। वेरी गुड। नेक्स्ट। Which of the following is least likely to be included in audit documentation? किसको अपन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में शामिल नहीं करेंगे? प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या लग रहा है, करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, करंट ऑडिट फाइल में करोगे परमानेंट में? परमानेंट बेटा, कितना अच्छे से बताया था कि पिछले वाले क्यों यूज आते हैं? कंपैरिजन के लिए, रेशियोज के लिए, एनालिसिस के लिए। ओके। प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट सपोर्ट ऑफ अ गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ये भी करना होगा। चलो, फिर डी वाला पढ़ेंगे, सी वाला पढ़ेंगे। स्टेटमेंट शोइंग डिस्पैच ऑफ ओवरसीज कंसाइनमेंट इन अकॉर्डेंस विद डिलीवरी शेड्यूल। डिलीवरी शेड्यूल के हिसाब से, लाइक मेरे यहाँ पे भी बुक्स का ऑर्डर आता है, तो मेरे यहाँ पर जो हमने बच्चे को कमिट किया था कि आपके पास तारीख तक हम बुक को भिजवा देंगे, तो हमने भिजवा दिया है। इसका ऑडिटर से कोई लेना देना है? नहीं है। ऑडिटर चेक नहीं करता हमारे टाइम पे बुक निकल रही कि नहीं। क्यों? उसको क्या मतलब? वो मेरा इनकम और एक्सपेंस चेक करना है, वही चेक करने नहीं आया। नाटा क्लासेस वाले कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, कितने टाइमली बुक दे रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी ना मेरा तो चक्कर में एडवांस रिपोर्ट कर दे आज आपके बैच के चक्कर में कि भैया एक तो बुक आई एक दिन लेट, ऊपर से तुमने रॉन्ग बुक मंगाई, ऊपर से अभी तक बुक नहीं आई है, बच्चे ओल्ड बुक से पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में तो एडवांस रिपोर्ट दे देगा भले कितना भी अच्छा इनकम एक्सपेंस बनाया होगा। तो उसको ये थोड़ी ना चेक करना है भाई, ये उसका काम नहीं, ये इंटरनल ऑडिटर का काम होगा, मेरा काम होगा। मेरे को देखना पड़ेगा यार आगे से भविष्य में को कभी ऐसी गलती नहीं करनी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब मेरे को देखना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? चल बताएंगे फोर्थ।
Brother, A B C D E F G H I J K L M बताइए, which of the following is false in relation to what those audit documentation? C. Documentation on whether quality control is exercised in internal audit form part of audit documentation. कि D. Documentation on what specific recommendation were given by internal auditor for risk assessment to external auditor forms part of audit documentation. कौन सी चीज क्या है? False है. Documentation on whether quality control is exercised in internal audit work forms part of audit documentation. कितना अच्छे से इंटरनल ऑडिटर ने काम किया है. अब एक्चुअली में ना आपको लगेगा कि सी भी क्या है कि भाई सही है, लेकिन एक्चुअली में सी सही इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर. इंटरनल ऑडिटर के काम को अपन यूज करते हैं, तो उस समय अपन को ये चेक करना जरूरी है कि इंटरनल ऑडिटर ने जो काम किया है क्या वो क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से किया है कि नहीं, तो वो हमारे डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनता है. बट डी वाला हमारे डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट नहीं बनेगा. क्या ये बात समझ में आई? तो हाँ, आंसर इज डी. डी ये बोल रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑन व्हाट स्पेसिफिक रिकमेंडेशन वर गिवन बाय इंटरनल ऑडिटर फॉर रिस्क असेसमेंट टू एक्सटर्नल ऑडिटर. कि इंटरनल ऑडिटर ने आपको कुछ रिकमेंडेशन दिए होंगे कि यहाँ पर ना ये थोड़ा सा रिस्की एरिया है, यहाँ पे ये थोड़ा सा क्या है रिस्की एरिया है. आशीष सर, तो अगर अपन बात करें तो कौन सा रिस्की एरिया है, कौन सा रिस्की एरिया नहीं है, कहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, कहाँ पे रिस्क कम है, इस चीज़ के बारे में क्या करेगा एक्सटर्नल ऑडिटर को ज्ञान दिया किसने? इंटरनल ऑडिटर ने. अब वो आपका डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनेगा. तो बोले क्यों नहीं भैया, वो चीज़ थोड़ी ना होती है, ऐसा कुछ बेसिकली बताता भी नहीं है, और बता भी दिया तो वो कहीं से भी क्या नहीं बनेगा, पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनेगा. समझ में? एग्जाम्पल बताएंगे, करेक्ट इनकरेक्ट बताएंगे. क्या बोलते पब्लिक? फॉल्स बोल रहे हैं. चले नेक्स्ट, दूसरा वाला. बताइए. इनकरेक्ट, दोनों इनकरेक्ट है. पक्का सभी का आंसर है? चलो वेरी गुड. थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे. द फॉर्म एंड कंटेंट वाला है जो कि मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है. टू पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, डिफाइन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, और एक दिया हुआ है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी के बारे में. ठीक है, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी जो है वो ये है. ठीक है, दैट इज नोन एज कंप्लीशन मेमोरेंडम. नीचे दिख रहा होगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी. सर ये क्या है, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं था. आइए इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. अगर क्वेश्चन आए हैं हमारे न्यू मॉड्यूल में तो इज्जत बढ़ जाती है. सर ये क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी मतलब कि भाई ये आपकी लास्ट में आप पूरी इतनी बड़ी नोटबुक, इतने सारे कागज, इतने सारे पत्तल का क्या है ये समरी है. तो आइटम में कंसिडर इट हेल्पफुल टू प्रिपेयर रिटेन एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अ समरी दैट डिस्क्राइब सिग्निफिकेंट मैटर जो आइडेंटिफाइड हुए एंड हाउ दे वर एड्रेस. कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर थे और उन्हें आखिर एड्रेस कैसे किया गया है. ठीक है, such a summary में facilitate effective and efficient review and inspection of the audit documentation. भाई audit documentation को कैसे effectively and efficiently हम क्या करेंगे, review करेंगे. Preparation of such a summary may assess the auditor consideration of the significant matter. Further, the preparation of such a summary may assess the auditor consideration of the significant matter. It may also help the auditor to consider whether in the light of audit procedure performed and conclusion reached, there is an individual relevant assess objective that auditor has not met or unable to met that would prevent the auditor from achieving overall objective. तो इसमें सारी अच्छी बातें लिखी रहती है, सारी बातचीत बताई जाती है कि कहाँ पर क्या बेसिकली क्या है कि गड़बड़ है, कहाँ पर हमने स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया. एक समरी है, उसको देख करके हमें पूरे ऑडिट की डॉक्यूमेंटेशन को रीड ना भी करें, इतने को भी पढ़े तो भी हमें वो सिग्निफिकेंट बातें जो है वो पता चल जाती. तो ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी के बारे में. बताइए कोई बेटा सिंपल पक्का.
तो ये हो गया हमारा कंप्लीशन समरी, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट ऐसे 230, ठीक है। आप देख सकते हैं ये पूरे क्वेश्चंस जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि हमारे मॉड्यूल में दिए हैं। न्यू मॉड्यूल के हिसाब से ये अपने आप में एक चैप्टर है, न्यू मॉड्यूल के हिसाब से अपने आप में ये क्या बताइए, पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो दिस इज़ द पॉइंट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और हमारा यहाँ पर एक और आ जाएंगे हम किसमें, ऐसे शिम ये रहा। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक और चैप्टर है ऑडिट एविडेंस, जो कि अपन ने थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया, क्योंकि इसके अंतर्गत ऑडिट सैम्पलिंग पूरा पढ़ चुके अपन। दिख रहा है ऑडिट सैम्पलिंग पूरा दिख रहा है, मीनिंग रिलेवेंस। अगर अपन बात करें ऑडिट एविडेंस के बारे में अपन ने पूरा पढ़ा है। इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस 505 पढ़ लिया। हालांकि इसके अंदर पूरे स्टैंडर्ड है, अभी अपन ने पूरे तो पढ़े नहीं है, बट हाँ कुछ मेजर पोर्शन अपन ने पढ़ लिया। ये काफ़ी बड़ा ही चैप्टर है अपने आप में, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरे अपन क्या पढ़ेंगे, एविडेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें से अगर अपन बात करें, चलो करेक्ट एंड करेक्ट एक बार देखना चाहेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए देखेंगे करेक्ट एंड करेक्ट क्या लिखा हुआ है। पहला बताइए, फॉल्स है ट्रू, फॉल्स है पक्का। चल फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट, बताइए फॉल्स है। चल नेक्स्ट, इंक्वायरी अलोन इज सफिशिएंट, फॉल्स। When auditor inquire the management as a part of audit procedure should be formal written only, false. Assertion refers to the representation by the auditor, क्योंकि it is a by the management. The method involves dividing the population to group is known as block sampling, true. तो इसको क्या बोलते हैं, very good, stratification. Universe refers to the entire set of data. यूनिवर्स नहीं होता तो क्या बोलते हैं उसको, पॉपुलेशन. नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज एन अप्रोच टू सैम्पलिंग दैट इज रैंडम सिलेक्शन एंड द यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी, फॉल्स. सैंपल नीड नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव, फॉल्स. द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इज टू इंक्रीज द वेरिएबिलिटी ऑफ द आइटम, इंक्रीज द वेरिएबिलिटी, बल्कि वो काहे के लिए, डिक्रीज द वेरिएबिलिटी. 10 तक के अपन ने देखे हैं, देखते हैं 10 तक के कितने करेक्ट थे. इनकरेक्ट 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 इनकरेक्ट. अरे आया कि नहीं आया, पक्का सारे इनकरेक्ट थे और अपन ने भी सभी इनकरेक्ट बोले. चलो देखेंगे 11 12 13 14 15 16 देखते जाओ. 16 नहीं 15 तक देखो. 15 क्या आया आंसर, सारे फॉल्स है क्या. 15 क्या है, क्या बोल रहा है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में जो कंक्लूजन आपको मिला है एक स्ट्रैटम से कैन बी डायरेक्टली प्रोजेक्टेड टू द होल पॉपुलेशन. एक डब्बे से जो रिजल्ट निकालोगे पूरी पॉपुलेशन पे लगा दोगे, बोलो हाँ नहीं, सच्ची में, क्योंकि जो एक डब्बे से निकालोगे वो एक ही डब्बे पर ही लगेगा. क्या ये बात समझ में आ गई, पक्का अच्छे थे. तो अगर अपन बात करें 11 से लेकर के 15 तक के क्या हुआ बताइए, ये इनकरेक्ट ये इनकरेक्ट ये इनकरेक्ट ये इनकरेक्ट ये इनकरेक्ट. समझ में आया कि नहीं आया, पक्का. चल 16th वाला कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा. 16th वाला आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा अभी, ठीक है. ऑडिटर कैन डिपेंड ऑन रूटीन चेकिंग. चलो ये बताओ ये 18th वाला, ऑल द मिस्टेक्स पता चल जाएंगे क्या, बोलो ना. रूटीन चेकिंग से बोलते ही नहीं आप लोग, नहीं पता चलेगी. चलो ठीक है.
ओके बाकी सब ऐसे 520 से रिलेटेड है, अपने आप में अलग चैप्टर है मेरी बुक में जिसका नाम है एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है, तो अपन अलग से करेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये करेक्ट एंड करेक्ट, और बहुत सारे अभी क्वेश्चंस हैं जो कि एविडेंस के केस में अपन को करना है, लेकिन अभी एविडेंस के पूरे स्टैंडर्ड कंप्लीट नहीं हुए क्योंकि अकेला ये 500 सीरीज है जिसमें 11 स्टैंडर्ड है। कितने हैं? 11, जिसमें है 500, 501, 505, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, इतने सारे स्टैंडर्ड्स हैं। इसमें से अभी अपना 500 हुआ है, 505 हुआ है और 530 हुआ है, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही है दोस्तों, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी या, बाय बाय।